हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 10th के बोर्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। पर्सनली चैप्टर नंबर 1 के जितने भी प्रीवियस ईयर में बोर्ड क्वेश्चन एमसीक्यूज क्वेश्चन आए हैं, बहुविकल्पी प्रश्न, उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है एक ऐसी संख्या जिसके एक और स्वयं स्वयं के अतिरिक्त कोई गुणनखंड न हो। ठीक है, एक ऐसी संख्या जिसके एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई गुणनखंड न हो। फर्स्ट ऑप्शन दिया है भाज्य संख्या, बी दिया है अभाज्य संख्या, सी दिया है सम संख्या और डी ऑप्शन है विषम संख्या। ठीक है, एक ऐसी संख्या जिसके एक और स्वयं एक के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड हो, वो क्या कहलाती है? तो भाज्य संख्या वे संख्या होती है जिसकी दो से ज़्यादा गुणनखंड मिले। अभाज्य संख्या जिसका जो स्वयं से कटे या वन से कटे, वह क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? अभाज्य संख्या। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा अभाज्य संख्या। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है? सेकेंड क्वेश्चन दिया है वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है केवल परिमेय संख्या, बी ऑप्शन दिया है केवल अपरिमेय संख्या, सी ऑप्शन दिया है परिमेय एवं अपरिमेय संख्या। ठीक है, और डी ऑप्शन दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो वास्तविक संख्या क्या कहलाती है? केवल परिमेय संख्या, केवल अपरिमेय संख्या, परिमेय एवं अपरिमेय, उपयुक्त में से सभी। देख लीजिए, तो हमने वहाँ चैप्टर की स्टार्टिंग में भी बताया था वास्तविक संख्या दो पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट है परिमेय, सेकेंड है अपरिमेय। परिमेय संख्या और सेकेंड क्या है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो जो वास्तविक संख्या है वह परिमेय भी होती हैं और अपरिमेय भी होती हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है? परिमेय और अपरिमेय, सी वाला ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन में सेकेंड का थर्ड ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है? निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है?
फर्स्ट ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है -1, सी ऑप्शन है 1, डी ऑप्शन है 2। तो निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है? निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है? तो प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से, 2, 3, 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? 1। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है रूट 12 का परमेयीकरण, रूट 12 का परमेयीकरण, इसको इंग्लिश में रेशनलाइजेशन करते हैं। रेशनलाइजेशन, ठीक है। परमेयीकरण, रूट 12 का परमेयीकरण गुणांक है। ठीक है, रूट 12 का परमेयीकरण गुणांक है। ऑप्शन नंबर ए दिया है √3, ऑप्शन नंबर बी दिया है √2, ऑप्शन सी दिया है √6, ऑप्शन डी दिया है 5√7। और यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है, 5√7। ठीक है, एक ऑप्शन ये भी कर लीजिए। वैसे तो 4 ही ऑप्शन होते हैं, एक ऑप्शन और के लिए 2√3 भी। ठीक है, 5 ऑप्शन मान लीजिए इस क्वेश्चन में दिए हैं। रूट 12 का परमेयीकरण गुणांक क्या है? देखिए, परमेयीकरण गुणांक क्या होता है कि जैसे रूट में 12, तो वह संख्या जो रूट से बाहर नहीं निकलती है उसके लिए हम परमेयीकरण यूज करते हैं। तो रूट 12 का आभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या आएगा? 2 6 जा 2, 3 जा 3, 1 जा 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 का पेयर बना तो 2 क्या होगा? रूट से बाहर निकल गया, रूट में क्या बचा है? √3। मैंने 2 रूट से बाहर निकल गया, 3 का पेयर नहीं बना तो 3 रूट में रह जाएगा। अब ये कैसी संख्या है? परिमेय। √3 कैसा है? अपरिमेय। तो हमको अपरिमेय को हटाना होगा, तो उसके लिए हमको किसका मल्टीप्लाई करना है? √3 का। तो वो कौन सी संख्या होगी? रूट 12 का वो कौन सा गुणांक होगा जिससे ये परिमेय बन जाएगा? तो √3। कौन सा ऑप्शन है? √3। अब यहाँ पे देखिए 2√3 भी आ रहा है, इसमें भी ये भी ऑप्शन, तो इसको नहीं मार देंगे। ठीक है, जो संख्या बस रूट से बाहर नहीं निकल रही है उसी को हटाना है, उसको परिमेय बनाना है, तो उसके लिए हमें जिस संख्या से गुणा कर रहे हैं सिर्फ वही होगा। ठीक है, √3, ना कि ये ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, 45 तथा 60 का मौसा है। 45 तथा 60 का मौसा है। तो ऑप्शन क्या दिया है? ऑप्शन नंबर ए दिया है 45, ऑप्शन बी दिया है 3, ऑप्शन सी दिया है 1, ऑप्शन डी दिया है 15। ठीक है, तो 45 और 60 का मौसा, तो मौसा निकालना हमने सीखा था। ठीक है, गुणनखंड विधि से। तो पहले 45 का गुणनखंड कर लेते हैं। 45 किसे कटेगा? 3 से, 3 1 जा 3, 3 5 जा 3, 5 जा 5, 1 जा 45 हो गया। फिर से 60 का, तो 60 को 2 3 जा, फिर 2 1 जा 2 5 जा, फिर 3 5 जा 15, फिर 5 1 जा 5। तो 45 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है? 3 इंटू 3 इंटू 5, सबके पावर क्या है? 1 है। ठीक है, 60 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, सबके पावर क्या है? 1 है। HCF में हम क्या करते हैं? HCF में वह संख्या खोजते हैं जो दोनों में हो और जिसकी न्यूनतम घात हो। तो देखिए यहाँ न्यूनतम घात का तो कोई टेंशन नहीं है, सब पावर 1 है। ठीक है, तो HCF में सबसे पहले वह संख्या खोजेंगे जो दोनों में हो। तो वह संख्या इनमें से कौन है जो दोनों में है? देखिए 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 ले लेंगे, इंटू
5 है दोनों में तो 5 ले लेंगे, मतलब ये 3 दोनों में है और ये 5 दोनों में है, तो 3 की पावर 1 की वैल्यू 3, 5 की पावर 1 की वैल्यू 5, 5 3 15, तो इसका HCF क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, एक अशून्य परिमेय, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। ठीक है, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। ऑप्शन नंबर ए हमेशा परिमेय, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमेशा अपरिमेय। ऑप्शन नंबर सी एक। ऑप्शन नंबर डी परिमेय या अपरिमेय दोनों। ठीक है, तो इसका कंसेप्ट मैंने बताया भी था। एक अशून्य परिमेय है मतलब ज़ीरो नहीं है, ठीक है, और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा, तो मैंने कंसेप्ट में बताया था, फिर से कंसेप्ट नोट कर देते हैं। कंसेप्ट क्या था कि परिमेय संख्या इंटू परिमेय संख्या इंटू अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या मिलेगा। ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जब गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अपरिमेय मिलेगा। जैसे 5 है और रूट में 3 है, तो ये परिमेय है और रूट 3 क्या है, अपरिमेय है, क्योंकि रूट 3 रूट से बाहर निकलेगा नहीं, तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन है 5 रूट 3 ही आएगा, और एक ऐसी संख्या है अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एक संख्या रूट के बाहर है, एक संख्या रूट में, तो कभी उनका मल्टीप्लाई हो भी नहीं सकता, तो क्या रिजल्ट आया, अपरिमेय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, इसका होगा हमेशा वह कैसी संख्या मिलेगी, अपरिमेय ही मिलेगी। ऑप्शन नंबर बी। इस कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा सब लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, यदि P एक धनात्मक पूर्णांक है, यदि P एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है 2p, सेकेंड ऑप्शन दिया है p+1, सी दिया है p, और डी ऑप्शन दिया है 2p+1। ठीक है, यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है, p कैसा है, पॉजिटिव इंटीजर है, p जो है वह धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक को क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। धनात्मक पूर्णांक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पॉजिटिव इंटीजर। तो p एक पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक सम पूर्णांक क्या होगा। अब जब p धनात्मक पूर्णांक है, अब इसमें हमको सम पूर्णांक चाहिए, तो सम संख्या क्या होती है, 2, 4, 6, 8, 10। तो इसका मतलब कि
इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो धनात्मक पूर्णांक मिल जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा 2p। ठीक है, क्या होगा 2p। ठीक है, p अगर धनात्मक पूर्णांक है तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पॉजिटिव इंटीजर मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2p। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, यदि, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, किसी धनात्मक पूर्णांक, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। ठीक है, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन दिया है 6q, बी ऑप्शन दिया है 6q + 2, सी ऑप्शन दिया है 6q + 1, डी ऑप्शन दिया है 6q + 4। ठीक है, यदि किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। अब यहाँ पे q वो सम पूर्णांक नहीं बोला है, कैसा बोला है, धनात्मक पूर्णांक। तो इसका मतलब ये सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है। तो अब इसमें पूछा है ये q एक पूर्णांक है, सिर्फ ये इंटीजर है, इसके लिए विषम पूर्णांक क्या होगा। तो q में हम कोई भी विषम संख्या अगर जोड़ देते हैं तो उसका क्या मिलेगा, हमें विषम पूर्णांक ही मिलेगा। जैसे q है तो इसमें 1 जोड़ देंगे तो विषम पूर्णांक, q में अगर 3 जोड़ देंगे तो विषम पूर्णांक, q में अगर 4 जोड़ देंगे, 5 जोड़ देंगे तो विषम पूर्णांक। ठीक है, तो किसी भी संख्या में अगर विषम संख्या जोड़ देंगे तो विषम पूर्णांक ही मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6q + 1। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा 6q + 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, संख्या 2.11711171117 ... है। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन दिया है पूर्णांक संख्या। ठीक है, बी ऑप्शन दिया है परिमेय संख्या, सी ऑप्शन दिया है अपरिमेय संख्या, डी ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब देखिए संख्या 2.171171117 ये किस टाइप का दशमलव प्रसार है। मैंने बताया था ना दशमलव प्रकार किस टाइप का होता है, शांत दशमलव, अशांत दशमलव। मैं एक बार फिर से इसको नोट कर देता हूँ कंसेप्ट को। ठीक है, कंसेप्ट को नोट कर देते हैं। दशमलव इसको इंग्लिश में डेसिमल कहते हैं। जो दशमलव है वह 2 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, शांत दशमलव, ठीक है, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। ठीक है, अब शांत दशमलव का कोई प्रकार नहीं होता, अशांत फिर से 2 पार्ट में डिवाइड है। अशांत दशमलव फिर से
अशांत आवर्ती दशमलव, ठीक है। दूसरा क्या है, अशांत अनावर्ती दशमलव, ठीक है। अशांत शांत दशमलव तो पता ही है क्या होता है, शांत दशमलव जो कि कट जाए, जिसके शेषफल क्या आ जाए, जीरो, शेषफल जीरो, वह क्या कहलाता है, शांत दशमलव। अशांत आवर्ती दशमलव क्या होता है, वह दशमलव जो कभी कटे ना लेकिन अपने अंकों को दोहराए, जैसे 6.23232323 डॉट डॉट, या हो सकता है 6.111111 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। 6.522222 डॉट डॉट, इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं 6.52 पे क्या, बार, ठीक है। सिर्फ 2 पे बार होगा, 5 पे नहीं। तो ये कैसा दशमलव है, यह अशांत आवर्ती दशमलव है। अब अशांत अनावृत्ति क्या होता है, ये ऐसा दशमलव होता है जो न कभी कटे न कभी अपने अंकों को दोहराए, जैसे दशमलव 232232223 डॉट डॉट, दशमलव 12112111 डॉट डॉट, ये कैसा दशमलव है, अशांत अनावृत्ति दशमलव। तो ये जो दशमलव प्रसाद दिया है ये कैसा दशमलव है, अशांत अनावृत्ति दशमलव, ठीक है। अब ये जो दशमलव शांत दशमलव होता है और अशांत आवर्ती दशमलव होता है, ठीक है। शांत दशमलव और अशांत आवर्ती दशमलव, यह दशमलव प्रसार परिमेय संख्या में आता है, परिमेय संख्या। यह जो दशमलव प्रसार है वह परिमेय संख्या में आता है, जिसको इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं, रेशनल नंबर। यह दशमलव प्रसार परिमेय संख्या में आता है। और ये दशमलव प्रसार किस में आता है, ये आता है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, जिसको इरेशनल नंबर कहते हैं, इरेशनल नंबर, ठीक है। इसका डिनोशन है आई आर, इसको कैसे डिनोट करते हैं, आर से, ठीक है। तो ये जो दशमलव प्रसार दिया हुआ है ये कैसा दशमलव है, अशांत अनावृत्ति दशमलव। और अशांत अनावृत्ति दशमलव किस में आता है, अपरिमेय संख्या में आता है। कौन ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब इतनी बात, इतने कंसेप्ट जो हैं इनको माइंड में रखना है, ताकि जैसे भी क्वेश्चन है तो उसको हम सॉल्व कर सकें। तो ये पॉइंट माइंड में होना चाहिए, ये जो ग्राफ है ये आपके माइंड में होगा, सारे ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया है 3, दूसरा ऑप्शन दिया है 6, तीसरा ऑप्शन दिया है 4, चौथा ऑप्शन दिया है 5, ठीक है। तो देखते हैं 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात क्या है। तो सबसे पहला काम इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 144 का अभाज्य गुणनखंड किससे डिवाइड होगा, 2 से। तो 2 7 जा 2 2 जा, ठीक है। फिर से 2 से 2 3 जा 2 6 जा, ठीक है। फिर से 2 से 2 1 जा 2 8 जा, फिर से 2 से 2 9 जा, ठीक है। फिर 3 3 जा 3 1 जा। तो जो 144 का जो अभाज्य गुणनखंड है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 2। तो हमसे क्वेश्चन में 2 का घातांक पूछा है, तो 2 का घातांक क्या है, 4 है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? दो परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्याओं के बीच, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती हैं। ठीक है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? पहला ऑप्शन है 1, सेकेंड ऑप्शन है 2, थर्ड ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है अनंत। तो दो परिमेय संख्या दिया है, ठीक है, उनके बीच में कितनी अधिकतम परिमेय संख्या हो सकती है? तो दो परिमेय संख्या के बीच अनंत हो सकती हैं, क्योंकि परिमेय संख्या को हम शांत दशमलव, ठीक है, अब उसमें आप उसके बीच में एक एक अंक भी अगर चेंज करते जाएंगे, ठीक है, तो वो बदलता जाएगा। तो कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? अनंत हो सकती हैं। कितनी हो सकती हैं? अनंत। दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा? मौसा मतलब होता है HCF, ठीक है। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा? ऑप्शन दिया है 1, बी नंबर दिया है 2, सी नंबर दिया है 4, डी नंबर दिया है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब देखिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? वह संख्या जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या मिलेगी? 4, फिर 8, फिर 10 डॉट डॉट इन्फिनिटी। अभाज्य क्या होती है? वह संख्या जिसकी अधिकतम 2 गुणांक मिले, 2 गुणनखंड हो। तो कौन सा है सबसे छोटा भाज्य? 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, डॉट डॉट इन्फिनिटी। तो क्वेश्चन में बोला सबसे छोटी भाज्य, सबसे छोटी अभाज्य। तो सबसे छोटी भाज्य कौन है? सबसे छोटी भाज्य, 4, और सबसे छोटी अभाज्य, अभाज्य कौन है? 2 है। तब इसमें देखिए, इसका मौसा निकालना है तो 4 2 2 जा 4, शेषफल क्या आ गया? 0। तो मौसा क्या हो गया? 2 हो गया। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये कंसेप्ट माइंड में होगा तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ये भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 6, 8 एवं 22 का लसा और मौसा का अनुपात है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए दिया है 1:3:2 अनुपात 1। बी ऑप्शन दिया है 2 अनुपात 22।
सी दिया है 8:6, ठीक है, और डी दिया है 12:3, ठीक है। 6, 8 एवं 22 का लसा और मसा ज्ञात कीजिए और उनके अनुपात बताना है। तो ठीक है, सबसे पहले इनका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 6 इससे किससे कटेगा? 6 का क्या होगा अभाज्य गुणनखंड? 2 × 3, ठीक है। पावर क्या है? 1 सबके। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 2, इसके पावर 1 सबके। और 22 को क्या लिख सकते हैं? 22 को लिख सकते हैं 2 × 11, 2 × 11, 11 2 जा 22। अब देखिए, हमें सबसे पहले HCF ज्ञात करना है। HCF क्या होता है? वह संख्या जो दोनों में हो, ठीक है। अब यहाँ पे 3 संख्या दिया तो तीनों में होना चाहिए, तो वह संख्या जो तीनों में हो। तो ऐसी कौन सी संख्या जो तीनों में है? देखिए 2 है, ठीक है। तो HCF क्या हो जाएगा? 2 की पावर 1 इक्वल टू HCF इक्वल टू क्या हो गया? 2, ठीक है। फिर से एलसीएम क्या होता है? अच्छा, HCF में न्यूनतम घात देखते हैं, तो सबकी घात देखिए 1 है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबकी न्यूनतम घात ही मैंने बना दिया। कोई भी एलसीएम और एचसीएफ निकालना हो तो सबका घात समान कर दीजिए, फिर कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। एलसीएम क्या होता है? वह संख्या जो तीनों में हो। अब यहाँ 3 संख्या दी तो तीनों की बात होगी। वह संख्या जो तीनों में हो, उसके बाद जितने भी अभाज्य गुणनखंड बचते हैं सभी को ले लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कौन सी संख्या है तीनों में? 2 है, तो 2 की पावर 1 ले लिया इनटू। उसके बाद क्या बचा? देखिए ये 2 यहाँ है, बाकी में नहीं है, तो इस 2 को भी ले लेंगे। कितने 2 हैं? 2 हैं, तो दोनों 2 को ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद कौन बचा? ये 3 बचा, 3 को ले लीजिए। और कौन बचा? 11 बचा है, 11 को भी ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए 2 2 2 3 की पावर 3 1 1 2, ठीक है। अब इसको देखिए, इसको मल्टीप्लाई मत कीजिए, क्योंकि आपको अनुपात निकालना है, रेशियोज निकालना है, तो इसको मल्टीप्लाई नहीं करिए। जब भी अनुपात निकालना हो तो मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए वैसे, क्योंकि संख्या बड़ी हो जाएगी, फिर डिवाइड करने में रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए? एलसीएम, लसा और मसा का अनुपात। तो एलसीएम, लसा, ठीक है, अपॉन HCF, मसा, ठीक है। लसा मसा का अनुपात चाहिए, तो लसा की वैल्यू क्या है एलसीएम की? 2 × 2 × 2 × 3 × 11 अपॉन HCF की वैल्यू क्या है? 2। 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। क्या क्या बच रहा है ऊपर? 2 × 2 × 3 × 11 अपॉन नीचे क्या बचेगा? 1। कुछ नहीं होता तो 1 मानते ही है, ठीक है। देखिए ऊपर मल्टीप्लाई करिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 11 132, 132 अपॉन 1। तो क्या अनुपात हो गया लस मस का? लस अनुपात मस क्या हो गया? 132:1। ये रेशियोज निकल गए किसके? लस और मस के बीच में। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। दो लगातार संख्याओं का मस है। 2 लगातार संख्याओं का मस है, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया है 0, सेकंड दिया है 1, थर्ड दिया है 2 और डी ऑप्शन दिया है 4, ठीक है। तो 2 लगातार संख्याओं का मसा क्या होगा? 2 लगातार संख्याओं का मसा हमेशा 1 होता है, ठीक है। इसको नोट में भी लिख देते हैं। 2 लगातार संख्याओं का मसा इसको HCF इंग्लिश में कहते हैं। 2 लगातार संख्याओं का मसा
हमेशा हमेशा एक एक होता है। ठीक है, दो लगातार संख्याओं का मौसा हमेशा क्या होता है? एक होता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? बी। जैसे एग्जाम्पल भी लेते हैं, जैसे 2 3 4 5 6 7, सबका देखिए मौसा क्या है? सबका मौसा 1 है। क्यों 1 है? क्योंकि देखिए कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 तो कॉमन होता है ना। जैसे इसको भी मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए संख्या 2 है, 3 है। ठीक है, अब इसमें हमें मौसा निकालना था। ये पहली संख्या एग्जाम्पल, ये दूसरा, ये तीसरा। देखिए पहला संख्या 2 है तो कुछ कॉमन मिल रहा है? नहीं। तो कुछ नहीं होता तो 1 तो होता ही है। ठीक है, कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 तो होता ही है। तो फिर से इसका एचसीएफ क्या हो गया? 1। एचसीएफ क्या हो गया? 1। नेक्स्ट 4 5 है, फिर से इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है? नहीं। कुछ कॉमन नहीं है तो क्या कॉमन होता है? 1 होता है। फिर से इसका एचसीएफ क्या हो गया? 1। ठीक है, नेक्स्ट संख्या क्या है? थर्ड नंबर 6 और 7, कुछ इसमें कॉमन मिल रहा है? नहीं। तो 6 इंटू 1, 7 इंटू 1, कुछ कॉमन नहीं तो क्या कॉमन होता है? 1। तो इसका एचसीएफ फिर से क्या हो गया? 1। ठीक है, तो दो लगातार संख्या दी हुई हैं तो उनका एचसीएफ हमेशा क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, ये फिक्स है। ठीक है, हम लोगों ने 13 क्वेश्चन को सॉल्व किया। प्रीवियस ईयर के 13 क्वेश्चन को सॉल्व किया। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग सेकेंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्लास 10 के सेकेंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तब तक आप ये बोर्ड क्वेश्चन को साथ में करते चलिए। चैप्टर भी पढ़िए, साथ में रिवीजन भी करिए और बोर्ड क्वेश्चन को साथ करते हुए चलिए। हम लोगों ने 1 से 13 क्वेश्चन सॉल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, बहुविकल्पी ही। ठीक है, बहुविकल्पी कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।